11th और 12th का जो स्टडी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे नेट जेआरएफ हो सकती है, आईसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें भी आप देखेंगे तो ये सेगमेंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे बच्चे अलग से प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो अलग से प्रिपेयर कराते हैं। आपका सवाल भी यही है कि क्या नेट जेआरएफ में 11th-12th की क्या भूमिका है और आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं हैं मगर 11th-12th की बुक्स तो पढ़ी हैं, या फिर आप हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट में बुक्स नहीं मिलती हैं मगर 11th-12th की तो हैं, और आपने 2-3 बार नेट दे लिया है मगर आपका अभी तक नहीं हुआ है, या फिर आप लगातार कोचिंग पे कोचिंग करे जा रहे हैं फिर भी अगर आपका नेट नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। रूबरू हूँ आपसे एक माइंड बेस्ड टेक्निक को लेके, एक छोटे से कंसेप्ट को लेके, मगर ये कंसेप्ट है बड़ा कमाल का। सवाल हमारा ये है कि क्या 11th और 12th की बुक से नेट जेआरएफ पास हो सकती है। यहाँ पे मेरा जवाब ना हाँ है ना है, मगर मेरे जवाब को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम इसको समझ सकें कि क्या ये सच है और क्या ये सच नहीं है। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, यानी कि जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का एक बेसिक फॉर्मूला है ऐसा मुझे लगता है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर इस एग्ज़ाम का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि 70% तो आता 70 वर्सेज 20 वर्सेज 10, 70-20-10 का ये फॉर्मूला है। ये कहता है कि 70% क्वेश्चन हैं वो बेसिक से आते हैं, 70% क्वेश्चन बेसिक होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन हर कोई कर सकता है अगर वो थोड़ी सी तैयारी कर ले तो, और 20% क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं एडवांस होते हैं, और ये जो 10% के क्वेश्चन करीब हैं ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड होते हैं और हाईली एडवांस होते हैं। अब मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको 70% नंबर आते उनकी जेआरएफ हो जाए। मैकेनिज्म क्या है, यानी कि अगर आपकी मेरिट 65 रहती है तो 65 इसी में से 65 आ जाएं और आपका नेट जेआरएफ हो जाए तो क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है। एक मंजिल है वो यहाँ है, ठीक है। तो पहली सीढ़ी हो गई 10वीं क्लास, 10th का बोर्ड, वो तो वेरी बेसिक होता है जो सबके लिए एक जैसा हो जाता है। दूसरी सीढ़ी आपकी ये है, बच्चा यहाँ से चढ़ेगा यहाँ 11th क्लास, फिर यहाँ से आएगा इस सीढ़ी पे जो 12th क्लास, फिर बीएससी का 3 साल, ये सीढ़ी 1, 2 और 3, और फिर एमएससी के 2 साल 1 और 2। इसके बाद यहाँ मंजिल है, इसके बाद यहाँ मंजिल है। आप एक इमेजिन करें कि एक सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पे, एक ऐसे, एक यूँ माने कि एक दीवार है, इस दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, वहाँ पे आपको छत पे जाना है, और मान लो कि ये जो दोनों जो पिलर हैं, ये दोनों पिलर हैं वो टूटे हुए हैं, दोनों पायदान हैं, मान लो लकड़ी के, लकड़ी गल गई है, तो क्या होगा, आप ऊपर पहुंच जाएंगे क्या आसानी से? 2 सीढ़ियां हैं ये, आपका जवाब आपके पास है। या फिर यूँ मानिए कि ये दोनों सीढ़ियां टूट गई हैं और ये लेवल यहाँ तक आ, तो फिर क्या ये जंप मार के जाया जा सकता है? हाँ, कुछ लोग चले जाते, मगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपसे नहीं जाया जाता। तो यहाँ पे मैकेनिज्म है, और जब हमारा माइंड है, जब हम सोचते हैं कि चलो यार अब हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, और पहली सीढ़ी अगर इतनी बड़ी दिख जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि क्योंकि ये तो हमने छोड़ ही दिया, 11th और 12th को छोड़ दिया, हम ये ज़मीन पे हैं, और यहाँ से हमें सीधा इतना ऊँचा लैंडिंग करनी हो, इतना यहाँ से सीधा यहाँ पे कहा जाएगा साहब आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है, हमारा माइंड मना कर देगा, बहाना मार देगा, नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूँ। मगर इसी माइंड को कहा जाए कि भैया एक छोटी सी सीढ़ी है, इस पे लैंड करना है, इस पे जंप करना है, तो हमारा माइंड क्या करेगा, आसानी से कर लेगा। फिर कहे कि चलो इस सीढ़ी पे आ गए हो,
अब इस सीढ़ी पे आ जाओ तो यहाँ से भी कर लेगा, फिर कह दो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आते आते फिर वो रूटीन शुरू हो जाता है। आप इमेजिन करिए कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है, एक छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे को आप सीधा यहाँ पे के लिए तो मना करेगा, मगर एक एक स्टेप वो धीरे 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 चढ़ जाएगा। तो हो गया बेसिक 11th और 12th। ये बेसिक हमने फॉर्मूले में क्या कहा, ये 70% को कवर करता है, 70% को कवर करता है। अब 70% को कवर करने का मतलब क्या, मतलब क्या, इसका पहला मतलब ये है कि भाई ये आगे वाली जो चीज़ें हैं, आगे वाली चीज़ें जो बीएससी और एमएससी वाली चीज़ों को पढ़ने में 70% कंट्रीब्यूशन इसी का है। यानी कि अगर आपको नॉलेज है, बेसिक आपके फंडामेंटल आपके क्लियर हैं, समझ में आए हुए हैं, तो आपकी बीएससी बहुत मज़े से होगी और आपकी एमएससी बहुत मज़े से होगी, मस्ती मस्ती में आप लोग कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, टीचर से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेक्चर चलता रहेगा, मुझे पीछे बैठे बैठे नींद आती रहेगी, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटी छोटी शब्दावली वो हमारे माइंड से जा चुकी है। दूसरा योगदान कि हमने जो फॉर्मूला दिया 70, 20 और 10, तो जनरली मेरिट है वो 70% तक तो JRF हो जाती है सभी बच्चों की, तो यहाँ पे इनको हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ज़रूरी इसके लिए कि इससे हमारी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। और जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास यानी कि बहुत अच्छे से जिसने बीएससी में पढ़ा हो सब कुछ, जिसने एमएससी में पढ़ा हो सब कुछ, उसकी नेट होगी या नहीं होगी, जवाब आपके पास है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने बीएससी एमएससी तो कर ली, मगर वहाँ पे उनको ज़्यादा पढ़ने को मिला नहीं या किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाए, किसी भी कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं पाए और अब उनको नेट JRF करनी है, उन्हीं बच्चों पे मेरा फोकस है। तो उनके लिए क्या करना है कि पहले हमें 11th और 12th को पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके पढ़ने के फायदे हैं, 2 फायदे बड़े हैं इसके पढ़ने के। एक फ़ायदा तो ये है कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं 11th 12th में, तो नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है तो हमारा माइंड उसको क्या करेगा, आसानी से पढ़ लेगा, यानी कि हम पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम का चक्कर ही नहीं है, यानी कि अगर आपने हिंदी में है तो आप हिंदी में पढ़ लें और इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में पढ़ लें। यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एक समस्या आती है कि वो उनको हिंदी में अच्छी बुक्स नहीं मिलती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व हो जाती हैं। और यहाँ पे सोल्व होकर यहाँ पे हमारे पास 70% का इंतज़ाम हो गया, यानी कि हमारी नेट JRF हो गई। और इतना ही नहीं, यही जो चीज़ें, दोनों चीज़ें बेसिक हैं, यही फॉर्मूला करीब करीब PhD एंट्रेंस में भी मिलेगा आपको, यही करीब करीब RPSC में भी मिलेगा। यहाँ पे सवाल का जवाब आई थिंक मिल गया होगा कि 11th 12th से नेट JRF पास हो सकती है बहुत आसानी से, साथ ही साथ BSc अच्छे से हो सकती है, MSc अच्छे से हो सकती है, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से हो सकता है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अच्छे से, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व होने वाली। अब सवाल है कि साहब ऐसा हुआ क्या कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जब 11th और 12th में स्टूडेंट होता है तब उसके माइंड की जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होती है, और जब वो MSc कर लेता है या कर रहा होता है उस समय उसके माइंड की थॉट प्रोसेस अलग होती है। जब अलग होने का मतलब कि 11th 12th में तो ये दोनों किताबें उस बच्चे को बड़ी भारी भरकम लगती हैं, बड़ी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा ही होता है कि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड में ये होता है, बोर्ड में ये होता है। बेशक होता है, वो उसको डरा दिया इतना जाता है कि वो बच्चा डर जाता है और बेचारा 2 साल में जैसे तैसे करके वो 2 साल को पार करता है। तो ये चीज़ें डर डर में रह जाती हैं और फिर बच्चा यहाँ पे BSc के लिए कॉलेज में आता है, खुली हवा में सांस लेता है, थोड़ा सा एंजॉय करता है, इतने में BSc हो जाती है, फिर MSc हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है अच्छा नेट पास तो हुई नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, BSc में बहुत अच्छे से हो जाएगी, MSc अच्छे से हो जाएगी और आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। मकसद इतना ही है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हों, आपने जो सपना देखा हो आपका पूरा हो।
हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा किसी की हेल्प के नाते। और ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।